स्वागत है आपका जागरण मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आर्थिक सेहत का मामला हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मसला या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं हों। आज हम चर्चा करेंगे कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए क्या कदम है जरूरी। और हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा के लिए एसबीआई की पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री बिंदा जागीरदार जी और अमिताभ तिवारी जी, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और एक्स कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव गुप्ता और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर वृंदा का और अमिताभ जी का, जो हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं आज इस चर्चा पे। पैंडेमिक के दौरान हम सभी को पता है कि किस तरह से पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पे जो असर हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था पे जो असर हुआ है, इस चर्चा से जुड़े हमारे सभी जितने भी आज हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स उन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हाजिर हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो डॉक्टर वृंदा से है। वृंदा जी, लॉकडाउन हुए एक के बाद एक होते गए, करीब अब 1.25 साल हो चुका है जब से लॉकडाउन्स लग रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है। किस तरह से इकोनॉमी हिट हुई है और क्या गवर्नमेंट का इस समय प्लान हो सकता है या होना चाहिए इस इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए? नमस्कार, पहली बात थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो है, जब लॉकडाउन हुआ था, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, वो काफी सडन था और उससे क्या हुआ कि पूरी बहुत टाइट ब्रेक लग गई थी इकोनॉमी को। और जैसे डेटा आया है 23% नेगेटिव में चला गया था फर्स्ट क्वार्टर। लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स थोड़े थोड़े गवर्नमेंट ने लिए हैं, काफी स्टेप्स लिए हैं कंटिन्यूअसली, और रिजर्व बैंक ने भी लिए हैं। उससे क्या हुआ, इकोनॉमी फिर से पटरी पर आने लगी। जो एक नोमुरा एक इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स लाती है, तो उसमें ये था कि अप्रैल में वो 45 तक चला गया था और उसके बाद 95, 96, 98 तक भी पहुंच गया। लेकिन अभी जो सेकंड लॉकडाउन आया उससे फिर से इकोनॉमी को धक्का लगा है और थोड़ा सेटबैक हुआ है। अभी कोई 60s पे चला गया है नंबर, यानी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। लेकिन एक बात है, जितना पहले स्लो डाउन हुआ था उतना स्लो डाउन अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिए हैं, उससे क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल पूरी तरह बंद नहीं है। उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग खुला है और जो काफी छूट दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की एक्टिविटीज। कहाँ पर सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस सर्विसेज, जो फेस टू फेस एक्टिविटीज हैं। सो अदर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, थिएटर्स, मॉल्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, वो सब बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं। और हमारी इकोनॉमी की जीडीपी देखिए 60% जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आती है। तो इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी पर ज्यादा इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, सेकेंड टाइम जो अभी जो लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा छूट भी है। और बाय दिस टाइम देखिए, जैसे ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं और इतने सारे लोन्स वगैरह हैं और सब इतने सब फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने दी हैं, रिलैक्सेशन जो किए हैं, उससे क्या होगा, इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिलेगा। सो ग्रोथ पे असर होगा, यस, लेकिन उतना नहीं होगा जितना फर्स्ट टाइम पे हुआ था। और स्थिति इट इज समथिंग टू बी वॉचफुल अबाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा बिल्कुल ही इकोनॉमी रिवर्स गियर में जा रही है, ऐसा नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, अमिताभ जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कोविड की जो वेव आई दोनों, और उसके बाद जो अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जिस लेवल पे हिट हुआ है, रूरल और अर्बन दोनों ही जगहों पे, किस तरह की सिचुएशन है इस समय और क्या मतलब गवर्नमेंट किस तरह से इसको डील कर रही है? जी, इस बार अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछली बार की तरह तो उस लेवल्स पे नहीं पहुंचा है। हालांकि मई में सीएमआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 15% पहुंच चुका है और जून 2020 के बाद सबसे ऊंचाई पे पहुंच चुका है।
क्योंकि अगर पूरा देश अगर किसी न किसी प्रकार के लॉकडाउन में है तो ये काफी वाजिब है, और इसमें जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सबसे ज्यादा हिट होते हैं जी। अब इसके लिए सरकार ने अभी तक तो कुछ घोषणा नहीं की है जो पिछली बार करी थी, लेकिन पिछली बार आपको ध्यान होगा कि नरेगा का एलोकेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया था। लगभग 30,000-35,000 करोड़ नरेगा एलोकेशन बढ़ाया गया था। तो शायद वो फिर से करने की जरूरत है, भले ही क्वांटम उतना ना हो, जिससे कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको थोड़ा सहारा मिले। दूसरी बात ये कि हम कई दिनों से अर्बन नरेगा की एक बात चल रही है जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और क्योंकि इस बार माइग्रेशन ज्यादा नहीं हुआ है तो जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, वो शहरों में ही बसे हुए हैं। तो एक अर्बन नरेगा की भी बात हो सकती है। पिछली बार एक कैश ट्रांसफर भी हुआ था 500 रुपीज पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, क्या वो फिर से करने की जरूरत है? तो ये सब 2-3 चीजें जो है जो इमीडिएट रिलीफ लोगों को इस हाल में पहुंचा सकती है। जी 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 मनीष जी। जी वृंदा मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2022 में 10.1% की रफ्तार से बढ़ेगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो वी शेप में रिकवरी है, उसकी बहुत तेजी से उसकी रिकवरी हमें दिख भी रही थी। और लेकिन जब सेकेंड वेव आया उसके बाद सब ने अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा डाउन कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल IMF ने भी पहले कहा था कि 12-13% होगा और अभी वो कुछ 10% तक कह रहे हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर भी 10% तक उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया है GDP ग्रोथ का। तो बाकी भी है, लेकिन 10-12% ऐसे ग्रोथ, ऐसे एस्टिमेट्स आ रहे हैं बाकी ब्रोकरेजेस से। मुझे लगता है कि 10% पहले तो लगता था कि थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि जो सेकेंड वेव आया था वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया और उससे ग्रोथ को डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है MSME सेक्टर्स, छोटे सेक्टर्स, जैसे अमिताभ जी ने अभी कहा कि एम्प्लॉयमेंट का जो है सिचुएशन वो रूरल एरियाज में भी अभी उसका दिख रहा है और छोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो I mean, it will be difficult to solve unless growth picks up. जब growth उठने लगेगी, जब growth pick up करेगी, तभी unemployment का problem थोड़ा solve होगा। लेकिन एक और बात मैं कहूँ, इस समय क्या हुआ है, एक one interesting thing has happened कि जो लोगों की savings है वो बढ़ गई है। तो इंडिया की जो savings figure थी, जो domestic savings थी, वो बहुत घटती जा रही थी। लेकिन अभी पैंडेमिक के चलते, ये लॉकडाउन के चलते, क्योंकि दे हैव वेरी लिटिल एवेन्यूज टू स्पेंड, तो लोगों के पास जो है उनके पास सेविंग्स बढ़ गया है। बट एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी बढ़ गई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, इनसिक्योरिटी बढ़ी है। तो इसलिए एक तरफ जहां तक लोगों के पास कुछ सेविंग्स इंक्रीज हुए हैं, उसी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी बिग चैलेंज, जिसको अभी एड्रेस करना पड़ेगा। अमिताभ जी से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी का जो मौजूदा समय है उसमें अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देख रहा है तो क्या ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं? जी, अभी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट काफी एक ऊंचाई पर पहुंच चुका है और FD में जो है वो इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है। अभी FD में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है वो 5.5% के करीब है और इन्फ्लेशन ही उतना है। सो जो रियल रिटर्न है FD पे वो ऑलमोस्ट 0 है आज के। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है और जिसे थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की समझ है, वो धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। कंपनी स्पेसिफिक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो एक म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स फंड होता है जो कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि 80% से ऊपर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो लोग निफ्टी या इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे पाते। तो अगर कोई बिगिनर है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे
पैसे जमा कर सकता है अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। जी अभिनव जी। वृंदा जी, हम बात कर रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मतलब अगर मैं माइग्रेंट लेबर्स की बात करूं या मैं लेबर्स की बात करूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, रियलिटी सेक्टर मतलब रियल एस्टेट है या टूरिज्म है, ये काफी वर्स्ट हिट सेक्टर्स में से एक है। पिछले लॉकडाउन में जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, अभी वो उबर भी नहीं पाए थे और ये सेकेंड लॉकडाउन जो स्टेट वाइज आ गए हैं। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अगर क्या इस तरह से कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकता है जो माइग्रेंट लेबर्स के हित में हो? पहली बात तो जैसे आपने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। About 40% of GDP comes from the unorganized sector, और ये जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उनका एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में तो सबसे ज्यादा योगदान है। तो अगर ये सेक्टर हिट हुई है तो यानी बाकी सारी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं। तो अभी इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस ऐसे होना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज को देखें जो लेबर इंटेंसिव हों। तो कुछ तो हमें चाहिए ही, लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो हमें चाहिए ही है। तो लेकिन ये दीज आर नॉट लेबर इंटेंसिव। ऑटोमोबाइल भी है, उसमें भी इट्स नॉट सो लेबर इंटेंसिव। लेकिन जैसे आपने कहा टूरिज्म, देन हॉस्पिटैलिटी, दीज आर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, दीज आर वेरी लेबर इंटेंसिव। तो ये इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से देखिए वो अर्बन नरेगा की तरह भी हो जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे देने इम्पोर्टेंस देने की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि रोड्स कंस्ट्रक्शन में भी पिकअप हो रहा है, मेट्रो में भी। लेकिन जब कोविड आया तो नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, इसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो देखने पड़ेंगे, तो उससे स्लो डाउन हो ही जाता है। तो जब तक कोविड रहेगा तो इतना हमारे इकोनॉमी का जो कमबैक है वो भी थोड़ा स्लो होगा। लेकिन इन द मीन टाइम हमको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। जी अमिताभ जी, हमारे रीडर जानना चाहते हैं, एक हमारे व्यूअर हैं कि लोअर डिमांड और इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, इनको गवर्नमेंट को कैसे टैकल करना चाहिए इस समय? देखिए इस बार क्या हुआ है कि जो रूरल सेक्टर था या रूरल इंडिया था वो भी इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। और पिछली बार रूरल डिमांड जो था वो नरेगा और कैश ट्रांसफर की वजह से वो सेवियर था इंडियन इकोनॉमी के लिए। अभी रूरल डिमांड जब कम होता है तो उससे कॉर्पोरेट की भी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और उनके टैक्सेशन भी, हमारा जो कलेक्शन होगा वो कम होगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो लोग की जो इनकम ऑलरेडी कम है और अगर दाम बढ़ते हैं सामान के तो डिमांड कम होती है, उसमें कंपनीज की भी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ती है, फिर उनके प्रॉफिट्स कम होते हैं और टैक्स पे असर पड़ता है। ये आरबीआई को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रहता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर सकता। अभी इंटरेस्ट रेट जो पहले लगभग 235 बिप्स 2.35% आरबीआई ने 19 से लेके 20 तक किया है, बट जुलाई अगस्त से ये लगभग होल्ड करके रखा जी। अब रूरल डिमांड को रिवाइव करने के लिए तो आपको लोगों के हाथों में पैसा डालना, बिल्कुल, क्योंकि नरेगा और कैश ट्रांसफर है। अर्बन डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि हमारी सेविंग्स रेट बढ़ी हैं जैसा वृंदा जी कह रही थी, तो अभी जो नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं या जो आइटम्स हैं उनका जो ऑनलाइन डिलीवरीज अभी नहीं हो रही है, जबकि अर्बन एरियाज में हम ज्यादातर चीजें ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं। तो ये नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जो कि डिस्क्रिशनरी आइटम्स भी होती हैं, इनकी ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई के पास टूल है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, लेकिन अभी वक्त नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो हमारे ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आरबीआई जब तक इन्फ्लेशन 4 से 6% के बैंड में है तब तक इसके ऊपर कुछ खास एक्शन लेने वाली नहीं है। ग्लोबली भी अगर हम देखें, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन वहां भी जो सेंट्रल बैंक है अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है, बिकॉज जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली हैम्पर होगा। जैसे कि लोगों के पास, अमिताभ जी, इस समय पैसा, जैसा वृंदा जी ने कहा कि सेविंग्स बढ़ गई है,
पर मैं जैसे बहुत लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि सेविंग्स बढ़ी है तो खर्चे भी हो सकता है बड़े हों, कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस में हो सकता है खर्चे बढ़ गए हों सिंस हम पैंडेमिक के उससे गुजर रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट किस तरह से प्रेरित कर सकती है लोगों को कि वो खर्च करे किसी कुछ चीजों पे, कुछ सेक्टर्स में किसी तरह से वो खर्च करे। इकोनॉमी बढ़ाने का मेरे ख्याल से वो एक तरीका होगा। जी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होगा लोगों को खर्च करने के लिए। जी, जिसके पास सेविंग भी है वो भी एक अनसर्टेनिटी देख रहा है कि कल को जॉब रहेगी नहीं रहेगी, कल को इनकम ये आएगी नहीं आएगी, तो क्यों ना हम पैसे अभी सेव करें। तो जब तक आप कुछ इंसेंटिव नहीं देंगे तो इंसेंटिव कैसे दे सकते हैं आप? या तो आप कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम करें। अभी टू व्हीलर्स पे 28% जीएसटी है, जी, जो कि अल्कोहल या इसके बराबर है। बट क्या टू व्हीलर जो है एक सिन प्रोडक्ट है, एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है। तो ऐसी कुछ जो चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी अभी ज्यादा है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, जिससे कि डिमांड एनवायरनमेंट जो है और जो सेंटिमेंट जो है वो इम्प्रूव हो। और एक और चीज जो है कि जो लोगों के पास जो बहुत अमीर जो क्लास है जिनके पास पैसा है उससे थोड़ा कोविड सेस की फॉर्म में पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि जी, सरकार का भी जो बजट है वो हमारे घरेलू बजट की तरह है। खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, और अभी कोविड सेकेंड वेव की वजह से इनकम कम होने की आशंका है। तो बिल्कुल। इन सब थोड़े इनोवेटिव वेज पे, ठीक है आप आज टैक्स ले लीजिए और अगले 5 साल में रिफंड करिए लोगों को, तो लोगों पे भी कुछ ऐसा भार ना पड़े। क्योंकि करना बहुत कुछ है लेकिन इंडिया इज शॉर्ट ऑफ कैपिटल, इंडिया के पास पैसा नहीं है। वो पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। जी, जी, बिल्कुल। जी मनीष जी। वृंदा मैम, एक खबर आपको बता दूं जो अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले, कि मोदी सरकार जो है वो कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित जो सेक्टर्स हैं उनके लिए स्टिमुलस पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। ये एक अच्छी बात है। जैसा अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने की अभी जरूरत है, तो स्टिमुलस पैकेज शायद इसी को ध्यान में रखकर लाया जाता होगा। मेरा सवाल जो है मैम वो थोड़ा सा कुछ भिन्न है, क्योंकि अभी हमने जो कोरिलेशन देखा है वैक्सीनेशन, कोविड इन्फेक्टेड लोगों के नंबर्स और बाजार, ये मतलब आपस में बहुत जुड़े हुए से लगे। जब से हमने देखा है कि कोविड संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है, तब से ये शेयर मार्केट जो है अपना वो भी कुलांचे भरने लगा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीनेशन और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों में कोई संबंध है? निशी, आपका सवाल इज वेरी 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 पर्टिनेंट। क्यों वैक्सीनेशन और इकोनॉमी में एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जब तक आप लोगों को वैक्सीनेट करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के उनको आप बाहर नहीं छोड़ते तब तक आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। तो इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है। सबको अब सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी टुडे इज वैक्सीनेटिंग सबको। पहले तो ये था कि बच्चों को नहीं हो रहा है, सिर्फ सीनियर सिटीजन को हो रहा है। उसके बाद इवन 18+ 45 वगैरह 30-40 एज ग्रुप में भी लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए अभी सेकेंड वेव, अभी थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो अनसर्टेनिटी बनी है इसको फेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। दूसरी बात, जो 2008 में जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसमें ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे डिमांड पर हुआ था। डिमांड कंप्रेस हो गया एकदम। तो इसीलिए उसके लिए इतने सारे स्टिमुलस पैकेजेस दे दिए ताकि डिमांड को बढ़ाया जाए, उसको पंप प्राइमिंग किया जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सप्लाई भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। सप्लाई चेन वेरी वेरी बैडली हिट। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई दोनों का संतुलन हमें बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ मनी लोगों के हाथ में सिर्फ पैसा देते रहेंगे तो क्या होगा, सबके पास पैसा होगा लेकिन सप्लाईज नहीं होंगी, और सप्लाईज नहीं होंगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसलिए सिर्फ इन्फ्लेशन की तरफ ही इसको पुश करना है, हमें वो नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हमारी प्रोडक्शन कैसे पटरी पर लाया जा सके। तो प्रोडक्शन को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं कि आप प्रोड्यूस करो और आपके लिए इतनी सारी छूट है। मॉरेटोरियम भी एक स्टेप था। लेकिन क्या हो रहा है कि
जो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मेन थिंग इज इन द इकोनॉमी, कल को क्या होगा, वो जो अनसर्टेनिटी है उससे क्या हो रहा है। जो सेवर्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो भी नहीं स्पेंड करना चाहते, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं मालूम कि कल मैं अगर इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट बना भी दूं तो कल क्या होगा, डिमांड होगा कि नहीं। तो इसलिए वो लोग भी बहुत हेजिटेंट है। और क्या रहा है, जो पैसा जो बैंक्स के हाथ में दिया जा रहा है, वो उससे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लेकर उसको अपने लोन रीपे कर रहे हैं, या कुछ अपनी स्थिति को ठीक कर रहे हैं, रादर देन फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, एंड डिमांड के लिए भी पीपल शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि कम बैक एंड स्टार्ट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और वैक्सीनेशन इज अ गुड स्टेप टू ब्रिंग बैक दैट कॉन्फिडेंस। ये मैम एक सवाल और भी उठता है वृंदा मैम कि डिमांड कैसे क्रिएट होगा। सर्विस सेक्टर का क्या है जिसका जीडीपी में 51% शेयर है? सर्विस सेक्टर तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, जब तक आप फेस टू फेस लोगों को इंटरेक्ट नहीं करने देंगे, जब तक आप लोगों को बाहर जाके पूरी तरह से अपनी काम करने के लिए छूट नहीं देंगे, तब तक सर्विस सेक्टर तो रिकवर नहीं होगा। टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, एविएशन सेक्टर हुआ, ट्रैवल नहीं करेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले सर्विस सेक्टर के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद भी वो जो बाकी जो सेक्टर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल एमएसएमई की हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, तो इसको भी हमें इसका भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी ऐसी है, एकदम जुड़ गई है, सब ग्लोबली भी जुड़ी हुई है और इंटरनली भी जुड़ी हुई है। सो सर्विस सेक्टर का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का इम्पैक्ट अगेन हॉस्पिटैलिटी, सर्विसेज, ग्लोबल एक्सपोर्ट सबके ऊपर आएगा। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए सप्लाई चेन को हमें बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डिमांड को लाने के लिए लाइक आई सेड कॉन्फिडेंस, उसके लिए वैक्सीनेशन, और बोलिए कि भाई सब ठीक है, अभी आप बाहर आ जाइए। और सप्लाईज को ठीक करने के लिए कि ये इकोनॉमी रिवाइव हो रही है और हमारे पास वैक्सीन हैं और गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बाय यू। तो अगर वो एक कॉन्फिडेंस अगर जब तक लोगों में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है कि उनको वो लोग बाहर जाके अपनी एक्टिविटी फिर से शुरू करें। मैम आप एक जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि विभिन्न रेटिंग एजेंसीज जो है उसने भारत के जीडीपी के फोरकास्ट में कटौती की है, क्या आप इससे सहमत हैं? जो देखिए, जो सेकेंड वेव आया है ना कोविड का, पहले तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो म्यूटेट हो गया है, और उसको मैनेज करने में जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर जरूर पड़ा है, दैट इज नो डिनाइंग। तो इसीलिए सबने अपने जो फोरकास्ट है थोड़ा कम किया है, 1-2 पॉइंट से कम किया है, ज्यादा नहीं, बहुत काटा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड में अमंग द टॉप है। कोई इकोनॉमी अभी 10-12% से ग्रो नहीं कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ का पोटेंशियल है। इसीलिए हमको कोविड बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा ताकि ये स्प्रेड ना हो और इसका इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो। अभी तो कोविड केसेस रूरल एरिया से भी आ रहे हैं, पहले रूरल एरियाज में नहीं था। तो रूरल एरियाज में जो है वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम्स है और हॉस्पिटल्स और बेड्स की भी कमी है, तो इसीलिए रूरल एरियाज में मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्रिटिकल सिचुएशन, कैसे हम कोविड को कंट्रोल में लाएं, फ्लैटन द कर्व जो कहते हैं ना, पहले वो करना है, उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब तक ये कोविड वैक्सीनेशन कॉन्फिडेंस जब तक ये वापस नहीं आएगा तो इकोनॉमी में आप जितने भी पैकेजेस लाते रहे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी अभिनव जी। जी अमिताभ जी, जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, रियल एस्टेट सेक्टर का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है हमेशा से इंडियन इकोनॉमी में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिस तरह से हिट हुआ है, और आने वाले समय में, अभी जो आने वाले कुछ महीनों में अब हम थर्ड वेव की बात सुन रहे हैं, तो क्या इस तरह के फियर के बीच में जब एक अनसर्टेनिटी का दौर है, तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर अपने शॉर्ट रन में कहीं ग्रोथ देख पाएगा? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इकोनॉमी के रिवाइवल में। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ऑफ कोर्स डिमांड का इशू है ही, बट और भी 2-3 इश्यूज हैं। एक तो जो इमेज है रियल एस्टेट सेक्टर की वो बहुत ही खराब है। इतने बड़ी बड़ी कंपनीज इंसॉल्वेंसीज में चली गई हैं और लोगों को जो
घर मिलने थे वो मिले नहीं और लोग बेचारे ईएमआई दे रहे। तो एक तो इमेज का इशू है, एक डिमांड का इशू मिलेनियल्स के लाइफस्टाइल से है कि बहुत लोग शायद आज घर खरीदना ही नहीं चाहते, रेंट पे आना चाहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी चीप टू स्टे ऑन रेंट। तीसरा है कि जो अफोर्डेबिलिटी है, जहां पे डिमांड लो कॉस्ट और बजट होम्स की है, सप्लाई प्रीमियम हाउसिंग की है। तो भले ही आज इंटरेस्ट रेट होम लोन पे काफी कम हो चुका है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसकी वजह से कोई 20 साल का लोन लेके तो बैठने वाला नहीं, क्योंकि ट्रेंड ग्लोबली जब बड़ी बड़ी कंपनीज डीलेवरेज कर रही हैं, अपना लोन चुका रही हैं, तो इंडिविजुअल क्यों लोन लेके बैठ जाए। तो एक अनसर्टेनिटी तो बहुत है। तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो ग्रोथ है उनको अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में लो कॉस्ट बजट होम्स पे अगर वो फोकस करेंगे तो वहां पे हो सकता है। और एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन की जरूरत है उस सेक्टर में। ये कंसोलिडेशन हो रहा है रेरा के आने के बाद, पर धीरे धीरे स्मॉलर प्लेयर्स जो हैं वो और भी कम होंगे, तभी इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लेबर इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। सीमेंट की खपत होती है, स्टील की खपत होती है, केमिकल्स की होती है, क्रूड की होती है। तो इसलिए इसकी रिवाइवल बहुत जरूरी है, बट अभी इमीडिएट रिवाइवल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बिकॉज अगर सरकार भी प्राइवेट कंपनीज को दे और प्राइवेट कंपनीज घर ही ना बनाए तो सरकार के लिए भी इमेज का इशू होता है। तो सरकारी कंपनियां जो हैं उनको जरूर, जैसे महाडा, डीडीए, एनबीसीसी, ये जो कंपनीज हैं इनको जरूर थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो लो कॉस्ट बजट हाउसिंग की तरफ फोकस करें, बिकॉज इसका एक मल्टीप्लायर है। अमिताभ जी, टूरिज्म एक और सेक्टर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा गिरावट टूरिज्म सेक्टर में आई है। अब जब सेकेंड वेव चल रही है और हम सेकेंड वेव के दौरान ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का और उसके बाद थर्ड वेव आने की जो बात चल रही है, ऐसे में टूरिज्म सेक्टर किस तरह से रिवाइव कर सकता है? या गवर्नमेंट का क्या इसमें कोई रोल हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर में कोई रिवाइवल आ पाए? टूरिज्म तो काफी हिट हुआ है, और जब तक हमारी वैक्सीनेशन रोल आउट अच्छे से नहीं होती है तब तक इस पर इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए भी 18 to 45 जो एज ग्रुप है, जो ज्यादा ट्रैवल करता है, उसको वैक्सीनेट करना पहले ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी अर्बन एरियाज में वैक्सीनेशन पहले ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अर्बन एरियाज में वो स्पेंडिंग कैपेसिटी है जो लोग बाहर जाके टूरिज्म सेक्टर में या होटलों में रह सकते हैं। और लेकिन इसके लिए वो कॉन्फिडेंस जैसे बिंदा जी कह रही है वो आना जरूरी है, और इसमें आराम से 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। सरकार, अब इसमें सरकार के पास इतने सारे ऑलरेडी इश्यूज हैं कि सरकार टूरिज्म सेक्टर के लिए जरूर कुछ स्टिमुलस पैकेज ला सकती है। हालांकि क्योंकि ये रैंकिंग में काफी नीचे आएगा, क्योंकि नरेगा और बाकी सारे जो फैसले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रैंकिंग में नीचे आता है। इसलिए कुछ खास उम्मीद इस सेक्टर को सरकार से नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल और आया टाइम को है। वेदर आउट करना पड़ेगा, इस टाइम को वेदर आउट करना। तो जैसा कि अमिताभ जी और वृंदा जी ने भी बताया है कि वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो एक सेंटिमेंट जो है वो ईज करेगा लोगों के बीच में। जब इंसान सेफ फील करेगा तो ही वो बाहर निकलेगा और इकोनॉमिक रिवाइवल में उसका एक बड़ा हाथ रहेगा। एक सवाल और था अमिताभ जी कि ये हमारे एक व्यूअर से आया है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट जब अगर हम करते हैं तो क्या उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा देश में? ये चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का जो इशू है थोड़ा पॉलिटिकल और रेटोरिकल है जी। चाइना जो एक्सपोर्ट करता है उसका जो भारत का हिस्सा है वो सिर्फ 3% है। तो अगर हम सारा इंपोर्ट चाइना से बंद कर दें, चाइना की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज बहुत छोटा फ्रैक्शन है। अब जब रिप्लेस करने की बात आती है कि भाई जो चाइनीज सामान आ रहा है उसको हम रिप्लेस करें, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हम क्या चीज यहाँ पे बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते, और क्या चीज सस्ता या उसी दाम पे बना सकते हैं। अगर हम कोई चीज इंपोर्ट ना करें बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस पर है चाइना के कंपैरिजन में, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इससे हमको डोमेस्टिक इनएफिशिएंट कंपनीज को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है,
जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और जॉब्स क्रिएट होंगे, और जैसा हो भी रहा है। जैसे भारत ने जो PLI स्कीम अनाउंस किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, बट बॉयकॉट और ये सब थोड़ा ये रेटोरिकल है, और इससे अपने को बचने की जरूरत है, क्योंकि हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और हमारे एक्सपोर्ट का 5% है। तो अगर उसने बॉयकॉट कर दिया तो हम पे भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वृंदा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस क्लास, बिजनेसेस जो अभी तक हिट हुए, और सैलरीड क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको जॉब लॉस या पे कट इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ा। ये सब कुछ इकोनॉमी को हिट करते हुए ही जा रहा है। यहाँ से सेकेंड वेव जब खत्म होने की बात हो रही है और थर्ड वेव शुरू होने की बात हो रही है, हम यहाँ से गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर, और लोगों को इस तरह की कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े? पहली बात तो वैक्सीनेशन, क्योंकि देखिए अच्छा, इतना अच्छा हमारी इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी थी कि हमने वैक्सीन खुद बना लिया। आज अमेरिका कह रहा है कि सॉरी, वी कैन नॉट गिव यू वैक्सीन। अगर वेट करते रहते कि हम इंपोर्ट करेंगे और बाहर से लाएंगे, तो वी वुड हैव बीन इन अ मच वर्स सिचुएशन। तो आज की स्थिति में हमारे पास खुद वैक्सीन है, और इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि हम इसको अभी देखिए बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अदर स्मॉलर कंट्रीज, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमें वैक्सीन दीजिए, और इंडिया की वैक्सीन सबसे चीपेस्ट है, मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट। सो इसीलिए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए दिस इज द फर्स्ट प्री कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सिर्फ चाइना से बहुत कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग निकाल रहे हैं। जापान ने तो पूरी तरह निकाल दिया है 100%, और बाकी कंट्रीज भी निकाल रहे हैं। एप्पल भी अभी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे यहाँ ऐसी माहौल बनाने की जरूरत है जहां पर ये कंपनीज आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग ठीक कर सके, अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट सेट करके बना सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि यू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग। और बाकी जो इंडस्ट्रीज वो देख रहे हैं कि हम कहाँ अभी जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमें वी हैव टू गिव देम दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक आई सेड, थर्ड इज MSME सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, MSME सेक्टर है, उसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बिग प्रायोरिटी टू रिवाइव दैट। तो ये जब होंगे, because these are all the nuts and bolts of the economy, तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तो हमारी पूरी मशीन कैसे चलेगी? सो मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन साथ ही साथ एग्रीकल्चर और MSME को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। लाइक आई सेड, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज वैक्सीन, ताकि जब तक लोगों को ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि यस वी कैन गो आउट, एंड ये जो वेव है इसको हम फ्लैटन ना कर दे, इस कर्व को हम फ्लैटन ना कर दे, तब तक इकोनॉमी रिवाइव होने के लिए it's very difficult. जी, वृंदा जी और अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इकोनॉमिक रिवाइवल में, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना प्लान ऑफ एक्शन वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है, और शायद इसी का नतीजा है कि अभी भी हम वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक हैं इंडिया। सो हमारे लीडर्स को भी काफी कुछ पता चला होगा, जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टूरिज्म हो। जागरण डायलॉग्स में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें उन इश्यूज के बारे में जो उनकी जिंदगी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आते हैं। अगले सेशन में हम फिर जुड़ेंगे ऐसे ही एक सेशन डिस्कशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।